Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to today's lecture of monostable multivibrators. In today's lecture, we are going to see an introduction of what multivibrators are, the types of multivibrators, and then we will see monostable multivibrators in detail. So let's begin. मल्टीवाइब्रेटर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ही होते हैं और उनका मेजरली काम क्या होता है कि उनकी मदद से हम ऐसे सर्किट्स डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि लॉजिक हाई या लॉजिक ज़ीरो की स्टेट रखते हैं, यानी टू स्टेट सर्किट्स आमतौर पे अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए मल्टी वाइब्रेटर्स इस्तेमाल होते हैं, लाइक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, टाइमर्स हो गए, एट्सेट्रा। मल्टी वाइब्रेटर्स की टाइप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले मल्टी वाइब्रेटर्स की तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को हम देखते हैं विच इज़ एक्चुअली द ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। A stable multivibrator is that multivibrator which has no stable state। इसका मतलब है ये किसी एक स्टेट के अंदर भी रुकता नहीं है। अगर लॉजिक 1 होगा तो ऐसा नहीं है कि इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम तक लॉजिक 1 पर चलता रहेगा, बल्कि अपनी स्टेट चेंज करके लॉजिक 0 पे जाएगा। वो कंटिन्यूसली लॉजिक 1 से लॉजिक 0, लॉजिक 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1 कंटिन्यूसली अपनी स्टेट स्विच करता रहेगा विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल सिग्नल। यानी कि 1 से 0 पे जाने के लिए कोई ट्रिगर नहीं दे रहे, कोई एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे, 0 से 1 जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा सिग्नल नहीं दे रहे, बल्कि उसका काम क्या है, 0 स्टेट में कुछ अपना टाइम स्पेसिफिक टाइम स्पेंड करेगा, ऑटोमेटिकली लॉजिक 1 पे चला जाएगा, वहाँ स्पेसिफिक टाइम स्पेंड करेगा, ऑटोमेटिकली वापस 0 पे आ जाएगा, फिर 0 पे स्पेसिफिक स्पेंड करेगा, लॉजिक 1 पे आ जाएगा। तो इसका यही बिहेवियर होगा, कंटिन्यूसली ये अपनी स्टेट खुद ब खुद चेंज करता रहेगा, कोई सिग्नल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर द चेंज ऑफ स्टेट। यकीनन इसके सर्किट को ऑन कराने के लिए आपने वीसीसी सप्लाई दी होगी, क्योंकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से बन रहा है, तो डेफिनेटली ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिक्वायर्स अ सप्लाई फॉर इट्स ऑपरेशन। वो आपने सप्लाई दी होगी इसको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, लेकिन स्टेट चेंज करने के लिए कोई ट्रिगर, कोई एक्सटर्नल सिग्नल आपको अप्लाई नहीं करना होगा। तो दिस इज एक्चुअली ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स ऑपरेशन। अब आ जाते हैं बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विच इज़ एक्चुअली द सेकेंड टाइप ऑफ मल्टी वाइब्रेटर्स। नाम से पता चल रहा है कि बाय मीन्स टू और स्टेबल इट मीन्स इट हैज़ टू स्टेबल स्टेट्स। इसकी दोनों स्टेट लॉजिक 1 हो या लॉजिक 0 हो, दोनों ही स्टेबल होगी। अगर ये मल्टी वाइब्रेटर लॉजिक 1 स्टेट पर है तो ये इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम तक लॉजिक 1 में रह सकता है, अनलेस एंड अनटिल के इसको कोई ट्रिगर अप्लाई किया जाए। उस ट्रिगर की एप्लीकेशन के बाद ये लॉजिक 1 से लॉजिक 0 पे स्विच कर जाएगा, और अब जो ये लॉजिक 0 पे गया तो ये लॉजिक 0 पर भी इंडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम तक रह सकता है, जब तक कि इसको कोई ट्रिगर ना मिले। और जैसे ही इसे ट्रिगर मिलेगा ये 0 से फिर 1 की तरफ आ जाएगा, और फिर 1 वाले को अपनी इंडेफिनेट स्टेट तक मेंटेन रख सकेगा, अनलेस एंड अनटिल के कोई ट्रिगर अप्लाई ना किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस स्टेट में जाता है ये वहीं पर फिक्स हो जाता है, उसी को मेंटेन रखता है जब तक कि उसको कोई ट्रिगर ना दे दिया जाए। ट्रिगर देने से वो अपनी स्टेट चेंज करके 1 से 0 या 0 से 1 पे आएगा, और जिस स्टेट में भी पहुंचेगा वहाँ इनडेफिनेट टाइम तक उस स्टेट को वो रिटेन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम गुजारने के बाद वो अगली स्टेट में आ जाएगा, नो। तो इसका मतलब ये है कि ये वो मल्टी वाइब्रेटर हुआ जो हर स्टेट में जाने के बाद उसी को अपनी स्टेबल स्टेट समझेगा और वहाँ इनडेफिनेट टाइम तक रहना चाहेगा, और कोई एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करेंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज करके नई स्टेट में चला जाएगा, और फिर वहाँ भी इनडेफिनेट टाइम तक रह सकता है। Now lastly we come to the monostable multivibrator। monostable multivibrator को वन शॉट multivibrator भी कहा जाता है। इसके अंदर एक स्टेबल स्टेट होती है, एक इसके अंदर क्वाजी स्टेबल स्टेट होती है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि ये मल्टी वाइब्रेटर अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर तो इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम तक रहेगा। फॉर एग्जांपल इसकी स्टेबल स्टेट जो है वो लॉजिक 1 है, तो ये लॉजिक 1 के अंदर इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम तक चलता रहा।
एक्सटर्नल सिग्नल आएगा तो ये लॉजिक 0 पे स्विच करेगा, लेकिन ये जो लॉजिक 0 पे गया है ये इसकी क्वाजी स्टेबल स्टेट है, यानी कि ये यहाँ हमेशा नहीं रहेगा बल्कि अपना स्पेसिफिक टाइम लॉजिक 0 में गुजारेगा और खुद ब खुद से वापस अपनी स्टेबल स्टेट जो कि लॉजिक 1 थी उस पर वापस चला जाएगा। फिर ये लॉजिक 1 को अपनी जो स्टेबल स्टेट है उस पर इनडेफिनेट टाइम तक कंटिन्यू करेगा, वहाँ चलता रहेगा जब तक कि मैं कोई एक्सटर्नल ना सिग्नल अप्लाई करूँ। जैसे ही एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करूंगी थोड़ी देर के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये अपनी लॉजिक 0 जिसको हम क्वाजी स्टेबल स्टेट कह रहे हैं उसमें जाएगा। फिर उस स्टेट का टाइम पूरा होगा, फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम जैसे ही पूरा हुआ ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद वापस अपनी स्टेबल स्टेट लॉजिक 1 में पहुंच जाएगा और फिर उसी को कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक स्टेट फिक्स है जिसमें ये हर हाल में वापस आएगा। ट्रिगर अप्लाई करने के नतीजे में ये कुछ थोड़ी दूर के लिए थोड़ी देर के लिए ये नई स्टेट में जाता है और ऑटोमेटिकली अपनी स्टेबल स्टेट में वापस आ जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यहाँ पे ये मैं बता दूं कि मैंने लॉजिक 1 को कहा कि स्टेबल स्टेट है और लॉजिक 0 को कहा कि वो क्वाजी स्टेबल है कि यहाँ थोड़ी देर रहेगा और वापस 1 में वापस चला जाएगा। बिल्कुल इसका रिवर्स सिनेरियो भी पॉसिबल है कि लॉजिक 0 जो है वो इसकी स्टेबल स्टेट हो, ये हर हाल में लॉजिक 0 पे वापस आए और जब कभी भी हम इसे ट्रिगर किया करें तो थोड़ी देर के लिए 1 पे जाए और फिर अपने लॉजिक 0 वाली स्टेट जो कि इसकी स्टेबल स्टेट है उस पर रिटर्न कर जाए। ऑफ कोर्स यानी दोनों मेथड्स जो है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे हो सकती हैं। नाउ लेट अस सी द डिटेल्ड वर्किंग ऑफ अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इन द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now we will see the working of this monostable multi-vibrator circuit. In this multi-vibrator, first of all, note down that the logic high state means that at the output we have plus 12 volt and we are considering this state as the stable state. First of all, इट इज़ नॉट अप टू अस टू कंसिडर एनी स्टेट एज स्टेबल, हमारे ऊपर नहीं है बल्कि ये सर्किट की वर्किंग के ऊपर है। इस सर्किट के अंदर लॉजिक हाई या जिसको लॉजिक 1 कहेंगे वो हमारा स्टेबल वाले स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। इस सर्किट में जब -12 वोल्ट आउटपुट पर अपीयर करेगा जिसको हम L नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा लॉजिक 0 कहलाएगा या हमारी क्वाजी स्टेबल स्टेट कि थोड़ी देर के लिए सर्किट इस वैल्यू पे जाएगा ऑटोमेटिकली एंड अल्टीमेटली वो जाके रिटर्न किस पे करेगा, इस स्टेट पे रिटर्न करेगा जिसमें आउटपुट के ऊपर स्टेबली जो है वो +12 वोल्ट अपीयर हो रहे होंगे। इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो L+ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो वर्किंग मैं बता रही हूँ वो पूरी जो वर्किंग है वो इस वक्त स्टेबल स्टेट की वर्किंग है जिसको मैंने ब्लैक से यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं ये भी बताऊंगी कि स्टेबल स्टेट की वर्किंग है और हम लोग ये भी देखेंगे कि स्टेबल स्टेट अगर है आउटपुट पर, यानी आउटपुट पर स्टेबल स्टेट यानी L+ आउटपुट आ रहा है तो उसके आउटपुट पर आने की वजह क्या है ये हम देखेंगे। तो देखिए, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द लर्निंग एंड स्टडिंग ऑफ दिस सर्किट एंड बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द स्टडी ऑफ दिस सर्किट, एक्चुअली एक चीज़ हमें थोड़ी सी रिकॉल करनी चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हवाले से, वो ये कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट के ऊपर जो वोल्टेजेस होते हैं आउटपुट लॉजिक हाई या लॉजिक 0 उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है। हम करते ये हैं कि आउटपुट देखने के लिए कि आउटपुट का लॉजिक हाई होगा या लॉजिक लो होगा, हम करते ये हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट माइनस द नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑलवेज, यानी कि पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इन दोनों के इनपुट सिग्नल्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो कहलाता है डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन द इनपुट्स, VI पॉजिटिव माइनस VI नेगेटिव। अगर ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट हमें लॉजिक हाई मिलेगा, लेकिन VI पॉजिटिव माइनस VI नेगेटिव
अगर ये कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जिसमें कि मैं इसके वोल्टेज को हमेशा पहले रखूंगी, इसके वोल्टेज को हमेशा बाद में रखूंगी, अगर ये डिफरेंस माइनस में आ रहा है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो लॉजिक 0 पे स्विच कर जाएगा। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये कैसे पता होनी चाहिए? इसके लिए ऑप एम्प का जीरो लेवल डिटेक्टर और एन ऑप एम्प का कंपैरेटर, इसकी वर्किंग आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये वाली बात का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बहरहाल मुझे पता क्या चल गया कि जब कभी भी इस टर्मिनल का वोल्टेज और इसके वोल्टेज का मैंने डिफरेंस निकाला, आउटपुट मतलब रिजल्टेंट पॉजिटिव आ गया, तो मुझे ऑप एम्प का जो ए टर्मिनल है, जो मेरा आउटपुट टर्मिनल है, वो लॉजिक हाई पे नजर आएगा। अगर मैंने इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के वोल्टेजेस का डिफरेंस निकाला, आंसर में बस नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो लॉजिक 0 पे होगा। एक बात तो हमें ये क्लियर हो गई। दूसरी बात अब क्या कि वी आर नाउ सेइंग कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस वक्त ये सर्किट जो है वो इस वक्त अपनी स्टेबल स्टेट में मौजूद है, हम कोई ट्रिगर सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पार्ट है जो इस वक्त ओपन सर्किटेड पड़ा हुआ है, ये वो पार्ट है जहां पर हम ट्रिगर सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो इस वक्त हम बिल्कुल इस पार्ट को स्किप करके रिमेनिंग सर्किट की वर्किंग देखते हैं कि दे आर सेइंग दैट कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सपोज कर लें कि इसका आउटपुट इस वक्त L प्लस यानी कि लॉजिक हाई के ऊपर है। तकरीबन ये 12 वोल्ट की वैल्यू होगी, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया हुआ भी गया। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ एक लॉजिक हाई तकरीबन 12 वोल्ट के करीब का वोल्टेज है। उस 12 वोल्ट में से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉप इस रेजिस्टर में होगा और वो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ डायोड पे पहुंचेगा। जैसे ही वो पॉजिटिव वोल्टेज डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचेगा, डायोड को ऑन करा देगा, और जैसे ही डायोड ऑन होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो जाएगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा 0.7 वोल्ट। जब इस डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट आएगा, ऑटोमेटिकली ये कैपेसिटर भी उस टाइम तक 0.7 वोल्ट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो मुझे क्या पता चला कि यहाँ 12 वोल्ट आने से इस रेजिस्टर में कुछ ड्रॉप हुआ, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पहुंचा तो डायोड ऑन हो गया, ऑन होके डायोड का वोल्टेज 0.7 हुआ, तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज भी 0.7 हुआ। नाउ दे बोथ आर एट 0.7 वोल्ट। इसका मतलब है कि नोड बी इस वक्त 0.7 वोल्ट पर मौजूद है। ये बात हो गई। अब आते हैं इस पॉजिटिव वोल्टेज के नतीजे में इस पार्ट सर्किट के इस पार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखें, यहाँ पर ये हमने अज्यूम किया हुआ है, अज्यूम नहीं किया हुआ है, इनफैक्ट हमने अरेंजमेंट ऐसी की है कि रेजिस्टर R4 इज ऑफ अ वेरी हाई वैल्यू। रेजिस्टर R4 अगर बहुत हाई वैल्यू का है, अच्छा इस वक्त यहाँ से हम कोई ट्रिगर सिग्नल भी अप्लाई नहीं कर रहे, और रेजिस्टर R4 एक इतनी हाई वैल्यू का है कि रेजिस्टर R4 और D2 को मैं अज्यूम करूं सीरीज में, कैपेसिटर के अंदर इस वक्त कोई वोल्टेज नहीं है, दिस इज ऑलमोस्ट एन ऑफ कैपेसिटर। D2 और R4 को हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस वक्त ये अगर D2 से कोई करंट गुजरेगा तो वो R4 के थ्रू होता हुआ जाएगा, और R4 को जब हम अज्यूम करें कि इसको आपने बहुत बड़ी वैल्यू का चूज किया हुआ है, दिस सिंपली मीन्स दैट कि ये नेग्लिजिबल करंट को गुजरने देगा। जब ये नेग्लिजिबल करंट को गुजरने देगा तो इसका मतलब है कि D2 के थ्रू जो करंट गुजर रहा है वो भी बहुत नेग्लिजिबल है, और हम D2 को ऑफ कंसीडर कर सकते हैं। तो पता क्या चला कि R4 और R1 में से R4 is of a very high value, R4 is selected to be of a very high value such that it allows negligible current to pass through, and as a result of which the current through D2 also becomes negligible, and roughly we can say that D2 is off. In this case, when D2 is off, और ये सब कब हो रहा है? When the output is at a logic high value plus 12 पर है, तो उस वक्त क्या होगा, हमारा ये जो वोल्टेज है +12 का, ये R2 और यहाँ से इस तरह से यहाँ पहुँचेगा। ठीक है,
चूंकि ये वाला पार्ट ऑफ है, क्यों मैंने बताया ऑफ है कि R4 हाई था, D2 का करंट निग्लिजिबल था, ये पार्ट इज ऑलमोस्ट ऑफ। तो अब अगर ये जो प्लस 12 वोल्ट है, ये प्लस 12 कहाँ आएगा, ये इस R2 और इस R1 पे आएगा। वी ऑलरेडी नो कि इनपुट करंट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज 0। तो अगर मैं विजुअलाइज करूँ तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे 12 वोल्ट की एक तरह से सप्लाई लगी है, और एक रजिस्टर ये और दूसरा रजिस्टर R1, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में, यहाँ तो कोई करंट है ही नहीं ना। सप्लाई वोल्टेज R2 एंड R1 दे आर इन सीरीज। तो क्या मैं VC टर्मिनल का वोल्टेज बता सकती हूँ? बिल्कुल बता सकती हूँ, VDR की मदद से। वो क्या होगा, वोल्टेज हेयर मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पर जो वोल्टेज था वो क्या था, वो लॉजिक हाई था, वो ये रहा L plus into R1 divided by R1 plus R2 is our voltage at the terminal VC। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, R1 over R1 plus R2, इसको हम लोगों ने बीटा सपोज कर लिया है। तो इसका मतलब है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, बीटा L प्लस। तो टर्मिनल C के ऊपर इस वक्त जो वोल्टेज है वो क्या है, बीटा L प्लस, जो कि VDR से आपने निकाला है। ठीक है, अब हम लोग ज़रा अज्यूम करते हैं कि जस्ट अज्यूम के R1 R2 की वैल्यू क्या क्या है, अज्यूमिंग दैट कि R1 और R2 रफली सेम हैं। ठीक है, अगर ये दोनों रफली सेम हैं, जितना R1 है उतना R2 है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा VC का तकरीबन 6 वोल्ट्स के करीब होगा। ठीक है, R1 R2 कोई भी वैल्यू आप रख लें, 2 के दोनों रख लें। ठीक है, जस्ट अज्यूम कर लें। और अगर ये दोनों सेम हैं तो ये जो 12 वोल्ट है इसके नतीजे में यहाँ 6 वोल्ट अपीयर हो रहा होगा। यहाँ पर 6 वोल्ट अपीयर हो रहा है, यहाँ पर 0.7 है। ज़रा इसको नोट करें, यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 0.7 है। अब मैं पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज माइनस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज करके देखती हूँ। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आउटपुट पर लॉजिक हाई होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। 6 वोल्ट यहाँ पर माइनस 0.7, 5.3 वोल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, जब ये ऐसा हो रहा है तो मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस एक पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है। आउटपुट शुड रिमेन एट लॉजिक हाई विच इज़ L प्लस। इसी वजह से इस केस में L प्लस मेंटेन है। L प्लस मेंटेन क्यों हुआ है, इसलिए कि इस टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा, इस टर्मिनल का वोल्टेज कम है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अच्छा, अब करेंगे ये कि इस वाले टर्मिनल के ऊपर, जिसको हम लोगों ने मेंशन किया था कि ये ट्रिगर इनपुट टर्मिनल है, इस पर हम एक पल्स अप्लाई करेंगे जो कि नेगेटिव जारी होगी। आसान अल्फाज में कह लें, वी विल बी अप्लाइंग अ नेगेटिव वोल्टेज ऑन दिस टर्मिनल which will be coupled through capacitor C2 to the negative terminal of diode D2। ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगी, इस कैपेसिटर के थ्रू होता हुआ D2 के नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। प्रीवियस सिनेरियो को ज़रा रिकॉल करते हैं। वो ये कि हम लोगों ने कहा था कि D2 डायोड निग्लिजिबल करंट कंडक्ट कर रहा था, ऑलमोस्ट ऑफ था, इसलिए कि हम लोग उस वक्त इस पाथ का जिक्र नहीं कर रहे थे, यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं था। D2 के लिए करंट का पाथ सिर्फ R4 के थ्रू ही बन रहा था, और R4 itself was a very large resistor, as a result of which it was not allowing D2 to carry large current and therefore D2 was approximately off। उसका कोई ड्रॉप भी नहीं हो रहा था, यही हम लोगों ने कहा था। बट नाउ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर अप्लाइंग अ नेगेटिव वोल्टेज ऑन दिस टर्मिनल, दिस पाथ हैज़ बिकम्ड इनेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, और जब मैं यहाँ एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रही हूँ तो D2 के टर्मिनल पर यहाँ नेगेटिव वोल्टेज है। आप ये भी रिकॉल करें कि यहाँ पे 12 वोल्ट था और उस 12 वोल्ट के नतीजे में यहाँ तकरीबन 6 वोल्ट था। तो ये टर्मिनल 6 वोल्ट, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे कोई नेगेटिव वोल्टेज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये D2 जो है वो बेसिकली ऑन मोड में जाएगा, और जैसे ही ये ऑन मोड में जाएगा इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 0.7। जैसे ही इसका ड्रॉप होता है 0.7 तो उसके नतीजे में ये वोल्टेज जो है वो बेसिकली चेंज होगा। वो क्या होगा, ज़रा मैंने इसको यहाँ सेपरेटली बनाया है
कि जैसे ही D2 ऑन होगा इस टर्मिनल के वोल्टेज का क्या होगा। देखें, मैं बेसिकली बताना ये चाह रही हूँ कि प्रीवियसली जब यहाँ पे लॉजिक हाई था, यहाँ पे इस टर्मिनल का वोल्टेज तकरीबन 6 वोल्ट के करीब था, VDR लगा के हमने निकाला था, और यहाँ का वोल्टेज 0.7 था, यानी VC की वैल्यू VB के मुकाबले में ज़्यादा थी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आउटपुट स्टेबल स्टेट पे था, आउटपुट पे लॉजिक हाई मिल रहा था। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब मैं यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करती हूँ तो इस टर्मिनल का वोल्टेज गिर जाएगा। कितना गिर जाएगा? यहाँ जो 0.7 है उससे भी कम हो जाएगा। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि वो 0.7 वोल्ट से गिर के कितना होगा। मैंने कहा वो 0.7 से गिर के 0.5 वोल्ट चला जाएगा। ठीक है, अगर ये 0.5 वोल्ट जाता है और मैं ये कह रही हूँ कि ये डायोड D2 ऑफ होता है, तो इसका ये डायोड D2 ऑन है, तो 0.5 और 0.5 में से D2 का ड्रॉप निकाला 0.7, यहाँ पर -0.2 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो तकरीबन यहाँ पे +0.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात आप देखें, मैंने किया क्या, मैंने रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू निकाला कि यहाँ पर जो मैं जिक्र कर रही हूँ कि मैं एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना चाह रही हूँ, वो नेगेटिव वोल्टेज कितनी वैल्यू का हो कि यहाँ इस टर्मिनल VC, ये VC टर्मिनल को मैंने रिप्रेजेंट किया ना, कि VC का वोल्टेज जो है वो VB के मुकाबले में कम हो जाए। तो वो कौन सा नेगेटिव वोल्टेज हो कि VC का वोल्टेज जो है वो VB के मुकाबले में कम हो जाए। मैंने कहा चलें मैं VC का वोल्टेज खुद से सपोज कर लेती हूँ कि वो VB से कम हो गया होगा, ये 0.7 है, ये 0.5 हो गया होगा। अगर ये 0.5 है और मैं कह रही हूँ कि D2 ऑन है, तो 0.5 में से D2 का 0.7 का ड्रॉप निकाला, तकरीबन यहाँ -0.2 वोल्ट बच रहे हैं। तो अब मुझे ये पता चला कि अगर मैं इस टर्मिनल से -0.2 वोल्ट दूंगी, ये डायोड ऑन होगा, डायोड जैसे ही ऑन होगा ये VC टर्मिनल को 0.5 वोल्ट पर ले आएगा। जैसे ही ये VC टर्मिनल को 0.5 वोल्ट पर लाएगा, तो अब मैं इस इक्वेशन के तहत, जो कि हमने पहले भी इक्वेशन यूज़ की है कि हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज का डिफरेंस निकालते हैं, मैंने यहाँ फिर से निकाला VC माइनस VB, 0.5 माइनस 0.7। अब इसका जो रिजल्टेंट आया वो -0.2 एक नेगेटिव वोल्टेज आ गया। पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का जो वोल्टेज डिफरेंस आया वो नेगेटिव आया। दिस नेगेटिव वोल्टेज एट द इनपुट विल इंस्टेंटली स्विच द आउटपुट। अब इसके नतीजे में फौरन आउटपुट स्विच कर जाएगा L नेगेटिव यानी लॉजिक लो वैल्यू के ऊपर, जो कि हमारा क्वाजी स्टेबल स्टेट है L नेगेटिव। -12 वोल्ट पर आउटपुट चला जाएगा। 2-3 नाम मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसको L नेगेटिव भी कह रही हूँ, मैं इसको लॉजिक लो भी कह रही हूँ, मैं इसको -12 वोल्ट भी कह रही हूँ, और मैं इसको क्वाजी स्टेबल स्टेट भी कह रही हूँ कि अब हमारा जो सर्किट है उसका आउटपुट क्वाजी स्टेबल स्टेट में चला गया है। जैसे ही यहाँ क्वाजी स्टेबल स्टेट आएगी, अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर -12 वोल्ट आया, आप ज़रा ये देखें कि इस -12 वोल्ट आने के नतीजे में अब क्या होगा कि यहाँ इस रेजिस्टर के थ्रू जो यहाँ पर वोल्टेज पहुँच रहा होगा, अभी तो यहाँ 1 सेकंड के लिए 0.2 वोल्ट आया था, 0.5 वोल्ट आया था, और उस 0.5 वोल्ट ने आके ये कैलकुलेशन करवाई, और उस 0.5 वोल्ट के आने के बाद जब इनपुट का डिफरेंस -0.2 हुआ, उसी 0.5 ने आउटपुट पर क्या कराया था, -12 वोल्ट स्विचिंग कराई। लेकिन जैसे ही -12 वोल्ट आया, वो फिर से इस रजिस्टर R2 के थ्रू पॉइंट C पे अप्लाई हो रहा है, और यहाँ से जैसे ही एक नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है -12 वोल्ट की वैल्यू का, और यहाँ से जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे थे वो कितना कर रहे हैं, -0.2, तो यहाँ से तो -0.2 वोल्ट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है -12। चले कुछ रजिस्टर में थोड़ा बहुत ड्रॉप भी करा लें तो भी -11 होगा। यहाँ -11 है, यहाँ -0.2, D2 का स्टेटस क्या होगा, D2 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ऑन हुआ था, D2 ऑफ हो जाएगा। कैसे ऑफ हो जाएगा, जैसे ही ये -12 पे स्विच करेगा, -12 से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होके यहाँ पहुँचेगा, ये D2 ऑफ हो जाएगा। जैसे ही D2 ऑफ होता है, अब
अगर यहाँ से कोई मैं नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई भी कर रही हूँ, D2 चूंकि ऑफ हो चुका है, तो इस नेगेटिव वोल्टेज का इम्पैक्ट इस टर्मिनल C तक नहीं पहुँच पा रहा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये पूरा पार्ट फिर से क्वाजी स्टेबल स्टेट के दौरान ही ये पूरा पार्ट डिसेबल हो चुका है। -12 वोल्ट जब आएगा तो फिर से देखें, चूंकि ये पार्ट डिसेबल हो चुका है, R2 और R1 फिर से सीरीज में आ गए। -12 की वजह से R2 और R1 पे VDR लगेगा। -12 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 VC का वोल्टेज होगा, और इस दफ़ा इस VC की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? -6 वोल्ट हो चुकी होगी। ठीक है, -6 वोल्ट हो गई। ये VB अभी तक +0.7 पे था, अब यहाँ चूंकि -12 वोल्ट आ गया है, तो अब इसका क्या होगा ये देखते हैं कि जब ये -12 वोल्ट आया तो इस R3 के थ्रू ये -12 इस D1 डायोड की तरफ भी पहुंचा। जैसे ही ये D1 डायोड की तरफ ये वोल्टेज पहुंचा, अब क्या हुआ कि ये D1 डायोड ऑफ हो गया, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे अब एक नेगेटिव वोल्टेज -12 वोल्ट के करीब अप्लाई हो रहा है। जैसे ही D1 ऑफ हुआ, कैपेसिटर जो कि पहले D1 की वजह से 0.7 वोल्ट पे था, अब क्या करेगा? वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा और वो उस नेगेटिव वोल्टेज को अप्रोच करना शुरू करेगा जो यहाँ पे अप्लाई किया है। कैपेसिटर कहाँ जाने की कोशिश करेगा? -12 वोल्ट पे जाने की कोशिश करेगा। अब तक हमने जितनी भी बातें समझी हैं, अभी हम क्वाजी स्टेबल स्टेट के अंदर ही हैं। इस पूरे ड्यूरेशन में टर्मिनल ए पे वोल्टेज कैसा रहा, सी पे वोल्टेज कैसा रहा, बी पे वोल्टेज कैसा रहा, इसको ज़रा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं वेव फॉर्म्स की मदद से। अच्छा देखिए, अब हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टर्मिनल्स हैं ऑप एम्प के इस मल्टीवाइब्रेटर सर्किट के अंदर, टर्मिनल ए, टर्मिनल सी, टर्मिनल बी, इनके ऊपर वोल्टेजेस का क्या पैटर्न बन रहा है वो हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो पार्ट है बेसिकली, ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है हमें, ये जो पोर्शन है ये बेसिकली स्टेबल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, ये क्वाजी स्टेबल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और देन अगेन ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये हमारे पास फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेबल स्टेट को। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि टर्मिनल ए की वेव फॉर्म यहाँ पर है, टर्मिनल सी की वेव यहाँ है, टर्मिनल बी के ऊपर जो वोल्टेजेस है वो यहाँ शो हो रहे हैं। टर्मिनल ए इनिशियली हम लोगों ने देखा था कि स्टेबल स्टेट में था, इसका मतलब है आउटपुट उस वक्त किस लॉजिक पे था? लॉजिक हाई L+ या 12 वोल्ट्स के ऊपर था इनिशियली। जिस वक्त टर्मिनल ए + वोल्ट के ऊपर था, उस वक्त टर्मिनल सी का वोल्टेज क्या था? आपको मैंने बताया था, VDR के थ्रू हमने निकाला था कि 12 वोल्ट इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ये तकरीबन वोल्टेज था, और R1 अपॉन R1 प्लस R2 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया था बीटा से। तो तकरीबन यहाँ जो वोल्टेज था वो बीटा इंटू L+ था, वो यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि जिस वक्त आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज L+ वोल्टेज प्लस 12 वोल्ट वोल्टेज आ रहा था, VC के ऊपर VDR लगा के उतना ही पॉजिटिव वोल्टेज बन रहा था बीटा इंटू L+ के इक्वेशन के हिसाब से। ये हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं। एट द सेम टाइम जिस वक्त यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज था, आपको याद होगा कि ये डायोड ऑन हुआ था, और यहाँ टर्मिनल बी का जो वोल्टेज था वो डायोड के वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट के बराबर था। तो ये जो VB वोल्टेज यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये डायोड के वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट्स के बराबर है, जो यहाँ लिखा हुआ हमें नज़र भी आ रहा है। जब आपने यहाँ से ट्रिगर सिग्नल अप्लाई किया तो क्या हुआ? यहाँ पर सर्किट में जो भी चेंज आया, D2 का वोल्टेज थोड़ी देर के लिए, अच्छा ये जो टर्मिनल E था, टर्मिनल E का वोल्टेज बेसिकली हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब हमने ट्रिगर अप्लाई किया तो इस पॉइंट पे आके ट्रिगर अप्लाई हुआ, टर्मिनल E का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। जैसे ही टर्मिनल E का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, D2 ने कंडक्शन स्टार्ट की थी, और हम लोगों ने कहा था कि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कर गया था। इस ड्रॉप होने की वजह से यहाँ का जो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज था वो नेगेटिव चला गया था, और फिर आउटपुट स्विच कर गया था L नेगेटिव पे। तो ज़ाहिर हम ये सारी चीज़ें तो नहीं दिखाएंगे डायरेक्टली। अब मैंने आउटपुट पे दिखाया कि जब टर्मिनल E का वोल्टेज ड्रॉप किया,
तो ए टर्मिनल का वोल्टेज अल्टीमेटली कहाँ स्विच कर गया, लॉजिक 0 पे स्विच कर गया। इसकी जगह मैंने यहाँ पे L नेगेटिव लिख दिया है, ठीक है। जब ये L नेगेटिव पे आया तो मैंने कहा था, जैसे ही ये टर्मिनल यानी L नेगेटिव पे पहुंचा था, मैंने बताया था कि यहाँ से तकरीबन -12 वोल्ट आ रहे थे, यहाँ से -0.2 वोल्ट आ रहे थे, D2 ऑफ हो गया। और जैसे ही D2 ऑफ हुआ, ये कंप्लीट नेटवर्क फिर से एक तरह से ऑफ हो गया। और मैंने ये कहा था फिर अब ये वाला VDR फिर से वर्क करेगा, लेकिन कैसे, नेगेटिव वोल्टेज की मदद से। तो L नेगेटिव इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इसका मतलब है VC का वोल्टेज अब किस पे चला गया था, बीटा इंटू L नेगेटिव के ऊपर चला गया था। और बीटा R1 अपॉन R1 प्लस R2 है, L नेगेटिव आपका वही वोल्टेज है जो टर्मिनल A पे अपीयर हो रहा है, ठीक है। और जिस वक्त यहाँ पे L नेगेटिव वोल्टेज आ रहा था, मैंने ये बताया कि D1 डायोड ऑफ हो गया था और कैपेसिटर जो C1 था, जो कि 0.7 वोल्ट पर पहले था, अब उसका वोल्टेज गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये टर्मिनल B के ऊपर इनिशियली तो 0.7 था, अब इस कैपेसिटर का वोल्टेज गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये कैपेसिटर का वोल्टेज कितना डिक्रीज होगा, ये कहाँ तक रिड्यूस होना चाह रहा है, ये जाना चाह रहा है L नेगेटिव की वैल्यू तक। देखें यहाँ लिखा हुआ है कि ये कैपेसिटर का वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते करते जाना कहाँ चाह रहा है, इट वांट्स टू अप्रोच L नेगेटिव। लेकिन ये L नेगेटिव तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये बीटा L नेगेटिव के ऊपर मौजूद है, ठीक है। बीटा L नेगेटिव इज अप्रोक्सीमेटली -6 वोल्ट, ठीक है। ये वोल्टेज कितना है, ये -12 वोल्ट है, ठीक है। और ये जाना कहाँ चाह रहे हैं, ये जाना चाह रहे हैं -12 तक। ये रहा टर्मिनल B का वोल्टेज, इट वांट्स टू गो टू -12। लेकिन ये -12 पहुंचने से पहले बीच में किसी वक्त -6 वोल्ट पे पहुंचेगा ना, और -6 वोल्ट इस टर्मिनल C का वोल्टेज है, जिसको सिंबल आपने दिया हुआ बीटा L नेगेटिव। तो ये रिड्यूस करते करते -12 तक तो जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही ये -6 वोल्ट यानी बीटा L नेगेटिव की वैल्यू पर पहुंचा, इसके बराबर हुआ, दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। जैसे ही अगले लम्हे इसका वोल्टेज मजीद कम हुआ, क्या होगा, इस टर्मिनल का वोल्टेज हाई हो जाएगा, इस टर्मिनल का लो हो जाएगा। ये इनिशियली -6 पे है, जैसे ही ये -6 पे आएगा, दोनों फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बराबर हुए। जैसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बराबर हुए और जरा सा ये मजीद -6 से कम हुआ, क्या होगा, -6 से ये कम हो गया, यानी कि सपोज करें -6.2 चला गया, ये -6 ही था। फौरन से क्या होगा, इस टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ चुका, इस टर्मिनल का वोल्टेज कम हो चुका। अब अगर मैं डिफरेंस निकालूंगी, इस टर्मिनल -6 माइनस -6.2 रफली, तो क्या होगा, यहाँ का जो नेट डिफरेंस आ रहा होगा वो पॉजिटिव आ रहा होगा। जैसे ही ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा, फिर से आउटपुट स्विच कर जाएगा आपका L प्लस पे। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि ये डिक्रीज होते होते जाना तो चाह रहा था -L नेगेटिव तक। जैसे ही ये बीटा L नेगेटिव की वैल्यू पे पहुंचा और उससे जरा सा कम हुआ, वो हमने जरा सा कम वाले पॉइंट दिखाया नहीं है, फौरन क्या होगा, आउटपुट आपका स्विच कर जाएगा। ये देखें सेम टाइम है, आउटपुट आपका स्विच कर जाएगा L प्लस के ऊपर। क्यों हुआ होगा, क्योंकि एक सेकंड के लिए तो ये दोनों -6 पे हुए, ये -6.2 पे इसके जाते ही ये टर्मिनल का वोल्टेज हाई हो गया, ये टर्मिनल का वोल्टेज लो हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आई, A स्विच कर गया पॉजिटिव वोल्टेज पे दोबारा अपने स्टेबल स्टेट के ऊपर। जैसे ही A अपने स्टेबल स्टेट पे वापस पहुंचा, बिल्कुल पुराना सिनेरियो रिवर्स, पुराना सिनेरियो दोबारा से कंटिन्यू करेगा। ये वाला पार्ट ऑफ है आपका ऑलमोस्ट, R2 और R1 फिर से VDR बनाएंगे और VC का जो वोल्टेज है वो फिर से स्विच कर जाएगा बीटा L प्लस के ऊपर। और जैसे ही ये बीटा L प्लस के ऊपर पहुंचेगा, दोबारा से अब कैपेसिटर क्या करेगा, ये डायोड फिर से ऑन हो जाएगा, क्योंकि जब ये पॉजिटिव हो गया, ये फिर से 0.7 वोल्ट पे चला जाएगा। फौरन 0.7 वोल्ट पर ये नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल में लगा हुआ है ये कैपेसिटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो स्विचिंग हो गई और ये L प्लस पे पहुंच गया, लेकिन ये वाला जो नोड है, जो कि
को के 0.7 पे होना चाहिए, ये इंस्टेंटली 0.7 पे इसलिए नहीं जा पा रहा बिकॉज इट इज इन पैरेलल टू अ कैपेसिटर। कैपेसिटर इस वक्त किसी डिक्रीज वोल्टेज लेवल पे था। कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू को दोबारा रिटेन करेगा और 0.7 वोल्ट तक चार्ज होगा। 0.7 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, ये टर्मिनल 0.7 पे होगा, ये दोनों ऑन होगा, ये डायोड ऑन हो जाएगा फुल्ली, कैपेसिटर 0.7 पे होगा और अब टर्मिनल बी का वोल्टेज जो है वो फिर से 0.7 हो गया। ठीक है, अब स्टेबल स्टेट कंटिन्यू रहेगी। कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक कि दोबारा से आप ये ई टर्मिनल के ऊपर सिग्नल अप्लाई दोबारा से ना कर दें। जो चीज़ें मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन की हैं वो तमाम डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं कि किस तरह से क्वाज़ी स्टेबल स्टेट ख़त्म होगा और फिर से दोबारा स्टेबल स्टेट स्टार्ट होगा। ये तमाम डिटेल्स यहाँ लिखी हुई हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब यहाँ पर स्टेबल स्टेट दोबारा से वापस आता है, +12 दोबारा से वापस आता है, तो बात यह है कि इस +12 वोल्ट के आने से पहले कैपेसिटर की स्टेट क्या थी? +12 वोल्ट आने से पहले यहाँ पर -12 था। ठीक है, -12 की वजह से D1 डायोड ऑफ था और ये जो कैपेसिटर C1 था ये इस -12 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। आपको याद है ना, ये इसका वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था और ये डिक्रीज होते होते कहाँ तक गया था? ये डिक्रीज होते होते जो Vc की वैल्यू थी बीटा एल नेगेटिव, ये वहां तक डिस्चार्ज होके जा चुका था। बीटा एल नेगेटिव तकरीबन -6 वोल्ट तक था इसकी वैल्यू, अगर आपको याद हो। तो इसका मतलब है कैपेसिटर इनिशियली जो है, अगर मैं अब इस वक्त देखूं जिस वक्त के ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे था, तो कैपेसिटर उस वक्त इनिशियली कैपेसिटर जो है उस वक्त -6 वोल्ट बीटा एल नेगेटिव के ऊपर तकरीबन मौजूद है। अब अगर स्टेबल स्टेट वापस आ गई है और यहाँ 12 वोल्ट दोबारा से आ गया है, वो कैसे आया वो मैंने अभी जिक्र कर दिया है। जब 12 वोल्ट यहाँ पे वापस आया है तो कैपेसिटर तो -6 वोल्ट पे था, तो इंस्टेंटली कैपेसिटर का वोल्टेज तो चेंज नहीं हो सकता बिकॉज कैपेसिटर इज समथिंग विच रेजिस्ट सडन चेंज इन वोल्टेज। तो इसका मतलब है उसका वोल्टेज ग्रेजुअली -6 वोल्ट से अब पहुंचेगा ऐसे वोल्टेज के ऊपर कि वो डायोड ऑन हो जाए, यानी अल्टीमेटली कैपेसिटर के वोल्टेज ने 0.7 वोल्ट होना है ना, क्योंकि जब भी पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ होता था तो D1 ऑन होता था और इसका वोल्टेज 0.7 दोनों का साथ में हो जाता था। तो यानी कैपेसिटर ने -6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट की तरफ जाना है। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि जैसे ही स्टेबल स्टेट स्टार्ट हो गया दोबारा से, ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन इसको स्टेबल स्टेट के ऑन होने को मार्क कर रही है कि जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज दोबारा से आउटपुट पे आ रहा है या स्टेबल स्टेट आ रही है, कैपेसिटर ग्रेजुअली अब -6 वोल्ट से अपने 0.7 वोल्ट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी देर में वो 0.7 वोल्ट तक पहुँच जाएगा, फिर उस पर स्टेबल हो जाएगा। ये जो टाइम है ये बेसिकली कैपेसिटर का रिकवरी टाइम कहलाता है कि इसको ये टाइम चाहिए अपने स्टेबल स्टेट के VB जो भी स्टैब्लिश होना है उस तक पहुंचने के लिए। अगर मैं इस ड्यूरेशन के अंदर अपने सर्किट को रीट्रिगर कर दूं और एक्सपेक्ट करूं कि फिर से वही थोड़ी देर के लिए क्वाजी स्टेबल स्टेट आएगी और फिर से स्टेबल स्टेट को थोड़ी देर बाद वो मेंटेन कर लेगा, तो हमारा सर्किट एज प्रेडिक्टेड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटर ने अपनी अभी स्टेबल स्टेट वाली वैल्यू अटेन ही नहीं की थी 0.7 वोल्ट, वो किसी बीच में इंटरमीडिएट स्टेट पे था। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सर्किट की ये है कि कैपेसिटर को इस सर्किट को आपने उस वक्त तक ट्रिगर नहीं करना है जब तक कि कैपेसिटर का ये रिकवरी टाइम वाला पार्ट ख़त्म नहीं हो जाता और वो अपने स्टेबल इस वाले पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो उससे पहले हमने जो है वो ट्रिगर सर्किट को नहीं करना है। So this somehow completes the working of the circuit. Now we are going to see कि ये जो आउटपुट की वेव है इसमें ये जो टाइम पीरियड है कि कितनी देर तक हमारे पास क्वाजी स्टेबल स्टेट का ड्यूरेशन रहेगा, ये टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। ओके, सो नाउ अब हम ये देखेंगे कि क्वाजी स्टेबल स्टेट का ड्यूरेशन आउटपुट पल्स में
कितनी देर तक रहा, ये हम बेसिकली देखेंगे। देखें, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ द आउटपुट पल्स। टर्मिनल ए का वोल्टेज ये है, ये स्टेबल पार्ट था, ये स्टेबल रीजन था, ये वो रीजन था जो क्वाजी स्टेबल रीजन आया था, जिसमें थोड़ी देर के लिए जो है वो मल्टी वाइब्रेटर गया था और ऑटोमेटिकली वो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद वापस आ गया था स्टेबल स्टेट में। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन जो क्वाजी स्टेबल स्टेट का ड्यूरेशन था वो कितनी देर तक रहा, ये हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये ड्यूरेशन, ये वाला ड्यूरेशन, या मैं वेव फॉर्म जो बी पे अपीयर हो रही है इसका ये ड्यूरेशन, सारे ड्यूरेशन ये बराबर हैं। तो बेसिकली, और ये ड्यूरेशन सेट किसने किया, ये ड्यूरेशन सेट किया है जो कैपेसिटर सर्किट में लगा हुआ था, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग ने ही ये वाला ड्यूरेशन इन अदर वर्ड्स सेट किया है। तो बेसिकली अब हम करेंगे क्या कि इस टर्मिनल वीबी की जो वेव है, इसके जो वोल्टेजेस हैं उसकी मदद से हम इस टाइम ड्यूरेशन टी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको पता है कि ट्रांजिएंट रिस्पांस की एक इक्वेशन होती है जो मैंने टर्मिनल बी के लिए लगाई है, जो जनरलाइज इक्वेशन क्या होती है कि वोल्टेज टाइम इन्फिनिटी पे कितना होगा, माइनस वी एट टाइम इन्फिनिटी माइनस टाइम एट ज़ीरो ई की पावर माइनस टी ओवर आर एन सी। चूंकि आप ये बहुत क्लियर देख रहे हैं कि कैपेसिटर ये जो C1 है इसके चार्जिंग के रास्ते में रेजिस्टर कौन सा नज़र आ रहा है, R3 नज़र आ रहा है, और कैपेसिटर इटसेल्फ इज C1। तो जो मैंने R और C की वैल्यू ली है वो R3 और C1 वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली है। VB टर्मिनल T की VB की बात हो रही है, यानी टर्मिनल B की बात हो रही है, इसका रिस्पॉन्स हम निकाल रहे हैं। टाइम इन्फिनिटी के ऊपर जाने के बाद इसकी वैल्यू क्या होनी थी, देखें, टाइम इन्फिनिटी पे आने के बाद ये जाना कहाँ चाह रहा था, ये टर्मिनल बी का वोल्टेज, टर्मिनल बी का वोल्टेज टाइम इन्फिनिटी पे एल नेगेटिव की तरफ जाना चाह रहा था। तो वी टी इन्फिनिटी यानी वोल्टेज एट टाइम इन्फिनिटी मैंने एल नेगेटिव ले लिया, वी टी इन्फिनिटी एल नेगेटिव ले लिया। रिमेंबर दैट कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की ये जनरलाइज इक्वेशन है किसी भी टर्मिनल के लिए कि वोल्टेज एट टाइम इन्फिनिटी माइनस वोल्टेज एट टाइम इन्फिनिटी माइनस वोल्टेज एट टाइम जीरो ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। इसको मैंने टर्मिनल बी के लिए लिखने की कोशिश की है, और टर्मिनल बी का वोल्टेज टाइम इन्फिनिटी पर पहुंचना कहाँ चाह रहा है, ये चाह रहा था टर्मिनल बी के ये एल नेगेटिव वोल्टेज तक पहुंच जाए, -12 तक पहुंच जाए ये कैपेसिटर का वोल्टेज, लेकिन ये पहुंच नहीं सका था। अच्छा, मैंने वी टी इन्फिनिटी की जगह एल नेगेटिव लिखा। टाइम ज़ीरो, जिस टाइम पे ये स्टार्ट हो रहा है, ये ड्यूरेशन, ये वाला ड्यूरेशन जिस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है उस वक्त इस टर्मिनल की वैल्यू क्या थी, उस वक्त इस टर्मिनल की वैल्यू डायोड वोल्टेज ड्रॉप के बराबर थी, वो ये रहा। VD1 डायोड का वोल्टेज ड्रॉप क्या था वो मैंने यहाँ लिख दिया है, माइनस टी ओवर R3C1 एज इट इज आया। कह रहे हैं जब टाइम t पहुंच गया तो इस VB टर्मिनल की वैल्यू क्या थी, जब टाइम t पहुंच गया यानी जब इतना ड्यूरेशन गुजर गया तो मैं देखूं इसकी वैल्यू कहाँ थी, तो ये कहाँ पर पहुंच चुका था, इसकी वैल्यू पहुंच चुकी थी बीटा एल नेगेटिव के ऊपर VBT। तो मैंने कहा टाइम t के ऊपर इस VBT की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बीटा एल नेगेटिव, बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज लिख दी हैं, एल नेगेटिव VD1 ई की पावर माइनस टी ओवर R3C1, ये सब कुछ एज इट इज लिख दिया है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि इस L नेगेटिव को दूसरे साइड पे ले गई हूँ, तो ये बीटा L नेगेटिव माइनस L नेगेटिव हो गया, और ये जो पूरा फैक्टर था ये जाहिर है फिर उसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये इसको इस तरफ इसके डिनोमिनेटर में ले गई हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में लेके जाने के साथ साथ मैंने ये किया कि ये टर्म पूरी माइनस में थी, मैंने इसको VD1 माइनस एल नेगेटिव करा, तो वो माइनस बेसिकली मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ई की पावर माइनस टी ओवर R3C1 एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, LL ले लिया दोनों साइड्स के ऊपर, तो क्या हुआ, ई के फैक्टर जो थे जो कि ई की पावर में थे वो सारे ज़ाहिर डायरेक्ट आ गए, और ये वाली जो टर्म थी इसके ऊपर ln आ गया, बीटा एल नेगेटिव माइनस एल नेगेटिव VD1 माइनस एल नेगेटिव। अब ये वाला जो माइनस टी था ज़ाहिर अगले स्टेप में मैं इसको इस साइड पे ले गई, और आपको पता है कि ln से पहले अगर कोई माइनस टर्म होती है, -1 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली इसकी पावर में चली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा।
तो अगले स्टेप में मैंने यही किया है कि वो जो -1 यहाँ था उसको इसकी पावर में ले गई। जब यहाँ पर -1 की पावर है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों टर्म्स को इन्वर्स कर दूं, VD माइनस एल नेगेटिव ऊपर आ गया और BL नेगेटिव माइनस एल नेगेटिव नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी -1 पावर थी, इसके ऊपर भी -1 पावर थी, तो दोनों को जब -1 किया था इसका मतलब दोनों का इन्वर्स लें, तो ये फैक्टर नीचे और ये फैक्टर ऊपर आ गया। अगले स्टेप में R3C1 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया गया हुआ है। ये बेसिकली आपकी इक्वेशन है उस टाइम ड्यूरेशन की जितने ड्यूरेशन के लिए आपका जो ये मल्टी वाइब्रेटर है वो क्वाजी स्टेबल स्टेट में रहेगा। ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे T। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, एक अप्रोक्सीमेशन कर दी गई है और वो ये कि कहा गया है कि VD1 डायोड का ड्रॉप जिसकी वैल्यू 0.7 होती है, ठीक है, ये चीज़ मैग्नीट्यूड में L नेगेटिव के मुकाबले में काफ़ी कम है। L नेगेटिव बताते खुद इट्सेल्फ इट्स वैल्यू इज़ -12, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। 12 वोल्ट और 0.7 वोल्ट मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो 0.7 वोल्ट 12 वोल्ट के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो इस वाले टर्म के अंदर से VD1 को निगलेक्ट कर दिया गया और इसको सिर्फ -L नेगेटिव की वैल्यू को यहाँ रख दिया गया। और फिर अगले स्टेप में डिनोमिनेटर में से L नेगेटिव को कॉमन निकाल लिया। जब L नेगेटिव को कॉमन निकाला तो जाहिर है यहाँ पे भी L नेगेटिव है, यहाँ पर भी L नेगेटिव है, ठीक है, और -L नेगेटिव कॉमन निकाला ताकि ऊपर वाले -L नेगेटिव से कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले की जगह तो आ गया माइनस और इसकी जगह आ गया -बीटा, ठीक है, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे की जगह हम लोग ले आए हैं। 1 माइनस बीटा आ गया, इस -L नेगेटिव से ये -L नेगेटिव कैंसिल हो गया तो 1/1 माइनस बीटा, ये हमारे पास एक एंड एक्सप्रेशन आई है। तो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस, ये बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है और ये एक अप्रोक्सीमेशन के बाद मिली है जो कि ये बताती है कि ये मल्टी वाइब्रेटर कितने ड्यूरेशन तक क्वाजी स्टेबल स्टेट को मेंटेन करेगा। इसकी मदद से हम ये चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस कंप्लीट्स अवर स्टडी ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला पुटिंग, वो हम लोग देख लेते हैं। अगर मेंशन नहीं है कि अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस की जाए तो न्यूमेरिकल के अंदर जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे वो बेसिकली यही वाली यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, ये बहुत सिंपल सा ही न्यूमेरिकल है और आपसे यही कहा गया है कि आपको मल्टी वाइब्रेटर सर्किट दिया गया हुआ है। R3 रजिस्टर की वैल्यू क्या रखें कि 100 माइक्रो सेकेंड जो है वो आउटपुट पल्स में नज़र आए, किसके लिए, क्वाजी स्टेबल स्टेट के लिए। और C1 की वैल्यू गिवन है 0.1 माइक्रोफैरड, बीटा 0.1 गिवन है, VD 0.7 गिवन है, L प्लस L माइनस 12 वोल्ट गिवन है, ठीक है। तो अब आपसे कहा यह जा रहा है कि ये वैल्यूज़ आपको रिमेनिंग सर्किट पैरामीटर्स के लिए गिवन है। R3 कितना रखें कि आउटपुट पल्स में जो T का ड्यूरेशन है वो 100 माइक्रोसेकंड का आपके लिए बन जाए। फॉर्मूला आपके पास ये वाला गिवन है, T की वैल्यू आपको बताई गई है 100 माइक्रोसेकंड। R3 की वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। C1 की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैरड गिवन है, VD1 0.7 है, L नेगेटिव -12 है, ठीक है, बीटा 0.1 गिवन है, फिर L नेगेटिव आ गया -L नेगेटिव। L नेगेटिव की वैल्यू चूँकि -12 है तो वो मैंने खुद से लिख दी है। और यहाँ पर क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है कि L प्लस हो या L माइनस हो, मैग्नीट्यूड दोनों का 12 है, तो जब मैंने L नेगेटिव की वैल्यू लिखी तो मैंने खुद से इसमें -12 जो है वो लगा दिया है। और दिस गिव्स मी द वैल्यू ऑफ R3 टू बी 6171 ohms। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल था। दिस कंप्लीट्स आवर स्टडी ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स।